गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10 के साइंस के पेपर में केमिस्ट्री और बायो से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार पूछने की संभावना है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग साइंस के फर्स्ट वीडियो का पेपर बना चुके हैं, यानी कि फर्स्ट वीडियो में फिजिक्स के हम वीडियो बना चुके हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से मैंने ये भी बता दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसका वीडियो तो हम अपलोड कर दिए हैं। तो ये वीडियो जो है तो केमिस्ट्री और बायो के लिए विशेष है कि केमिस्ट्री और बायो से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं कि जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की संभावना उसकी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या है। तो पहले केमिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद बायो देख लेंगे। तो केमिस्ट्री का जो मेरा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया से जो होता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया से ओनली फॉर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पूछा जाता है, यानी कि दो रासायनिक अभिक्रिया दे देगा कि इसका और इसका बताओ क्या परिभाषा होता है और एग्जाम्पल दे देगा। नहीं तो क्या पूछता है? संक्षारण और विकृत गंधितता पूछता है, और कुछ नहीं पूछता है। रासायनिक अभिक्रिया से यानी कि पहला चैप्टर से कुछ भी नहीं। और दूसरा देखिए क्या उसमें देता है तो देता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए 2-3 नंबर का क्वेश्चन देता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, टीचर आपके पढ़ाए होंगे। तो रासायनिक समीकरण को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, उसका क्या नियम होता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ कि कौन सी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो देखिए हमारा जो अभी पहला पाठ अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में जो हमारा क्या क्या देखिए अभिक्रिया है, पहला विस्थापन अभिक्रिया है, द्विस्थापन है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है, वियोजन है, संयोजन है, आक्सीकरण है, अपचयन है और रेडॉक्स अभिक्रिया है। यानी कि इतनी अभिक्रिया हमारे फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। तो हमको इसमें से कुछ भी सब नहीं याद करना है। क्या क्या याद करना है? आप विस्थापन अभिक्रिया याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? विस्थापन। और दूसरा क्या याद कर लीजिए? द्विस्थापन। पहले याद कर लीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया, और ये क्या हो जाएगा? द्विस्थापन। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत सिंपल होता है। और द्विस्थापन देखिए जब क्या होता है कि एक अगर तत्व क्या करता है कि वो जब रिएक्शन के बाद किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है तो होता है कि विस्थापन हो गया, यानी कि एकल विस्थापन भी इसे कहते हैं। और दूसरा होता है कि जब दोनों के तत्व क्या करते हैं रिएक्शन के बाद ना अलग अलग से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? द्विविस्थापन होता है। तो देखिए ये जो एक एकल विस्थापन होता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विस्थापन और द्विविस्थापन आप याद कर लीजिएगा। देखिए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? तो जो कि ऊष्मा जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है? अवशोषण होता है, यानी कि शोषण होता है, यानी कि वह ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो ऊष्माशोषी हो गया, ऊष्माक्षेपी। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है, तो क्या होती है? ऊष्माक्षेपी हो जाती है। वियोजन का मतलब क्या होता है कि वियोजन का मतलब टूटना हो जाता है। तो जैसे H2O है, तो H2O का हम जब रिएक्शन कराते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, H2 प्लस O में टूट जाता है, मान लेते हैं 2H2 प्लस O2। तो दो पार्ट में टूट गया तो क्या होगा? वियोजन हो जाएगा। वहीं पर संयोजन पूछ देगा, तो संयोजन क्या होता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हम जोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संयोजन। यानी कि जहाँ पर अभिक्रियाएं जोड़ते हैं तो संयोजन होता है, जहाँ पर अभिक्रियाएं क्या होती है? टूटती हैं तो क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है। उसी प्रकार से ऑक्सीकरण ऑप्शन, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और अपचयन में तो किसी भी तत्व का जब रासायनिक समीकरण में किसी भी तत्व का अपचयन हो जाता है तो वहाँ पर क्या कहलाता है? अपचय कहलाता है, यानी कि अपचयन उसी कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए किसे कहते हैं? तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जबकि पहले चैप्टर किससे? तो पहले चैप्टर से हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया विस्थापन, इसे एकल विस्थापन भी कहते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं एकल विस्थापन, और इसे द्विविस्थापन। यानी कि एक तत्व विस्थापित हुआ तो एकल विस्थापन, यदि दो तत्व विस्थापित हुआ तो द्विविस्थापन। और रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्या होती है? दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि संपन्न एक साथ होती हैं, यानी कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ संपन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है, ये हो गया। अब इसमें से विस्थापन में सबसे को कुछ भी नहीं पूछेगा। अब क्या इसमें से पूछेगा? तो आपको रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करना है ये पूछेगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। और देखिए एक पूछता है संक्षारण और एक पूछता है विकृत गंधिता। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब तत्व कोई भी तत्व होता है, कोई धातु हमारा होता है, क्या होता है? जब कोई धातु होता है और वो ऑक्सीजन में नमी के कारण क्या करता है? उसके साथ संपर्क रिएक्शन करता है तो वो खराब होने लगता है। क्या हो जाता है? खराब होने लगता है। तो ऐसी क्रिया क्या कहते हैं? संक्षारण। यानी कि धातुओं का खराब होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है, धातुओं का खराब होना, यानी किसके? वायु में उपस्थित नमी के कारण धातुओं का खराब होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है।
वायु में नमी के कारण धातुओं का खराब होना क्या कहलाता है? संक्षारक कहलाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे लोहा होता है तो लोहा में जंग लगना संक्षारक कहलाता है। पीतल का हरा होना संक्षारक कहलाता है। चांदी का काला होना संक्षारक कहलाता है। तो ये क्या होता है? ये वायु में उपस्थित नमी के कारण ये सब होता है, ठीक है। उसी तरह से विकृत गंधिता देख लेते हैं क्या होता है। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों का हवा के कारण, है कि हवा में नमी के कारण खाद्य पदार्थों का खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। देखिए संक्षारण से हमेशा धातु खराब होते हैं और विकृत गंधिता से क्या होता है? खाद्य पदार्थ होता है। क्या होता है? खाद्य पदार्थ। बहुत सिंपल है कि जब वायु में उपस्थित नमी के कारण खाद्य पदार्थ खराब होता है तो विकृत गंधिता कहलाता है, और जब वहीं पर वायु में उपस्थित नमी के कारण धातु खराब होता है तो क्या कहलाता है? संक्षारक कहलाता है। तो बहुत सिंपल है कि खाद्य पदार्थ जब वो खराब हुआ तो विकृत गंधिता, और क्या है कि जब धातु खराब होता है संक्षारक। तो ये सिंपल था, यानी कि ये पहला पार्ट से आपको बस इतना ही पूछेगा। इसके अलावा आपको पहला पार्ट से कुछ भी नहीं पूछेगा। आप अभिक्रिया में एकल विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडाक्स अभिक्रिया याद कर लीजिएगा, और संक्षारण और विकृत गंधिता। इसके अलावा आपको पहला पार्ट से कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है हमारा? अम्ल क्षार लवण है। अम्ल क्षार लवण में बहुत सिंपल होता है। देखो ये क्या कह देता है, जैसे देखिए आपको ऑप्टिकल क्वेश्चन में देगा, इसमें से प्रबल क्षार लिखिए, इसमें से प्रबल अम्ल को छाटिए, या दुर्बल अम्ल को छाटिए, या दुर्बल क्षार को छाटिए। तो यानी कि अम्ल और क्षार के बारे में देगा। यानी कि अम्ल क्षार आप लोग जानते हैं अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम बोल देते हैं तो पूछ लेते हैं, तो अम्ल किसे कहते हैं तो बता देते हैं। तो अम्ल उसे कहते हैं जो खट्टे स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि आर्हेनियस के नियमानुसार कहा जाए तो अम्ल किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि आर्हेनियस के नियमानुसार अम्ल वे होते हैं जो कि जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि जल में वियोजित होकर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। लेकिन ये किसके अनुसार? तो ये आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो ये आप देख लीजिएगा, प्रबल अम्ल किससे कहते हैं? दुर्बल अम्ल। तो बस आपको क्या कर, इसमें से आपको क्या एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। तो ये आपको जब इतना याद हो जाएगा, देखिए इसमें आप प्रबल और दुर्बल अम्ल याद कर लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इससे यही पूछता है, एक नंबर में आपको देखने को जरूर मिलेगा कि प्रबल अम्ल, इनमें से प्रबल अम्ल है या इनमें से दुर्बल अम्ल है, या तो प्रबल क्षार देगा या तो दुर्बल क्षार देगा। तो एक नंबर का देगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और एक नंबर का देख पता क्या पूछता था कि अम्ल जो होता है वो क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल की यही पहचान होती है कि ये नीले लिटमस पेपर क्या करता है? लाल कर देता है। और इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? इसमें H+ आयन जुड़ा रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आर्हेनियस के नियमानुसार अम्ल वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये हमारा अम्ल की परिभाषा है, ठीक। उसी प्रकार क्या है? क्षार है। तो क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। तो जिनका स्वाद कड़वा तथा तीखा होता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ये सिंपल है। और आर्हेनियस के नियमानुसार, तो आर्हेनियस के नियमानुसार क्षार वे होते हैं जो कि जल में वियोजित होकर क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH ऋण आयन देते हैं, ठीक है। तो OH पर ऋण आयन ऐसे ही होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो दिया है वो क्या कहलाया? क्षार दिया, क्षार कहलाया। तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लेकिन यहीं पर अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है। अम्ल नीले को लाल, और जो कि और क्षार जो होता है वो लाल को क्या करता है? नीला करता है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इस क्षार में भी पूछ देता है कि प्रबल क्षार इनमें से कौन है या दुर्बल क्षार इनमें से कौन है, ठीक है। लवण किसे कहते हैं? तो देखिए अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनता है? लवण बनता है। अम्ल और क्षार को जब एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। इतना ध्यान रखिएगा, अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनता है? तो लवण बनता है। तो ये हमारा क्या, अम्ल क्षार लवण हो गया। इसमें से कुछ भी आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। अम्ल के भौतिक गुण पूछेगा तो आप बता देंगे स्वाद में खट्टे होते हैं, इन्हें ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार का पूछेगा तो ये स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। और क्या पूछेगा कि इनका ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल का क्या होता है? 7 से कम pH मान होता है। क्षार का 7 से अधिक pH मान होता है। लवण का 7 होता है। तो ये नॉर्मली जानकारी है जो कि आपको याद ही होगा, ठीक है। तो ये अम्ल क्षार लवण से अगर पूछेगा तो आप लिख लीजिएगा। लेकिन इसमें से एक के नंबर का अम्ल का प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, चाहे प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता, ठीक है। इसमें से देखिए मेन क्या होता है? सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, यानी कि सूचक का अंक, ठीक है। सूचक आपको आना चाहिए। 4 प्रकार का सूचक होते हैं, तो ये आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो ये सूचक जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा सूचक, ठीक है। अब इसमें देखिए pH मान, pH मान क्या होता है? तो देखिए इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये pH मान पूछता है क्या? जैसे तत्व दे देगा, जैसे 3 दे दिया, ठीक है। देखिए pH मान मैं भी बता देता हूँ pH मान के कहाँ पर है, ठीक है। देखिए तो एक हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि ये बन गया हमारा, क्या होगा? एक स्केल बन गया, pH स्केल बना दिया। क्या बना दिया? pH स्केल। एक इसके बीचों बीच क्या करते हैं? 7, मतलब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7,
8 9 10 11 12 13, ठीक है, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये 7 होता है ना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा होता है लवण होता है, क्या होता है, यह उदासीन होता है। लवण को क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो जब 7 से नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। और 7 से जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो 7 से जो नीचे होगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। 7 से जो ऊपर होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो आपको 1 नंबर में ये भी देखने को मिलेगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, यानी नींबू बताओ क्या अम्ल है कि क्षार है कि लवण है कि उदासीन है, तो ये आपको बताना पड़ेगा 1 नंबर में। तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं पूछता पीएच मान से भी। ठीक है, उदासीनीकरण यही कि जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण बनता है, लवण को ही उदासीनीकरण कहते हैं, यानी कि उदासीन कहते हैं, वही क्रिया क्या कहलाते हैं, उदासीनीकरण कहलाते हैं। और कुछ नहीं उदासीनीकरण कि अम्ल तथा क्षार को मिलाने से लवण बनता है, लवण को उदासीन कहते हैं, और उदासीन ही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। बहुत सिंपल है। अब देखिए दूसरा पार्ट का जो मेन टॉपिक है क्या है, देखिए साधारण नमक है, विरंजक चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बेकिंग सोडा है और धावन सोडा है। आप किसी भी तरह कर इनका फार्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए नमक का, देखिए नमक, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा और धावन सोडा, आप किसी भी तरह इनका क्या कर, बस फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप सब कर लेंगे। फार्मूला इनका याद कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, आप क्या इसमें याद करिएगा। आप इनका फार्मूला यानी कि सूत्र, रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, रासायनिक सूत्र, और इनका क्या का भौतिक गुण, भौतिक गुण या और इनका उपयोग। देखिए बस इतना आप याद कर लीजिएगा। सबका बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप नमक का नहीं जानते NaCl होता है, क्या इनका भौतिक गुण नहीं जानते कि स्वाद में कैसा लगता है, कि तो ये हमारा क्षारीय होता है, उदासीन भी लिख कह सकते हैं ये। ठीक है, और क्या होता है, ये इसका रंग वाइट होता है। ठीक है, और क्या करते हैं, इसकी मात्रा कहाँ पर सबसे अधिक है, तो समुद्र से पाया जाता है। तो देखिए ये साधारण नमक हो गया, इसका उपयोग आप लोग जानते हैं कहाँ पर किया जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप जानिए। इसी तरह से विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा और धावन सोडा, ये छोटे छोटे टॉपिक है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो दूसरा पार्ट देखिए, इसमें अभी कौन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या होता है। देखिए धावन सोडा जो हो गया, ये धावन सोडा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये दोनों, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा, आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। नहीं तो आपको अगर नहीं टोटली पढ़ना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, बेकिंग सोडा पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा पार्ट मेरा क्या है, धातु तथा उपधातु है। तीसरा पार्ट क्या मेरा है, धातु तथा उपधातु। धातु उपधातु कट गया है, उसमें से बहुत थोड़ा ही बचा है, तो उसको मैं बता देता हूँ। ठीक, अगला पार्ट मेरा है धातु तथा अधातु। तो धातु अधातु देखिए कट गया है, लेकिन उसमें से 2-3 पॉइंट बच गया है, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो बहुत देखते हैं, बहुत सिंपल होता है, कुछ होता नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, धातु तथा अधातु में अंतर क्या होते हैं। तो आपको अंतर आना चाहिए। देखिए धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं। तो धातु उसे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं, और अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, तो जो ऋणायन बनाता है वो अधातु कहलाता है, जो धनायन बनाता है वो धातु कहलाता है। और दूसरी परिभाषा, दो जो धातु मतलब वे विद्युत के जो कुचालक होते हैं, यानी कि धातु उसे कहते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि उसमें से विद्युत क्या होती है, आसानी से प्रवाहित हो जाता है, तो वो भी क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और दूसरा परिभाषा धातु का क्या हो जाएगा कि वे जो विद्युत के कुचालक होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। तो जो सुचालक हुआ वो धातु कहलाया, और जो कुचालक हुआ वो अधातु कहलाया। ठीक है, तो ये नॉर्मल परिभाषा थी, लेकिन जो किताब के अनुसार परिभाषा वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन देकर जो धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देकर ऋणायन बनाते हैं वो अधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल था। इनमें अंतर पूछा जाता है। देखिए धातु कठोर होते हैं अधातु की अपेक्षा। ठीक है, वो कम कठोर होते हैं। ठीक है, धातु इसमें आवाज़ होती है। ठीक है, धातु में उसमें कम आवाज़ होती है। इनमें तन्यता गुण पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता है। इसमें आघातवर्धनीयता पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता है। इसे तार की तरह लंबा खींचा जा सकता है, उसको थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो ऐसे कर आप 5 ठो कम से कम गुण लिख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। क्या देखिए धातु अधातु पृथ्वी पर जाते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, नोटेड पॉइंट छठ है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पर देखिए ऑक्सीजन है O2 और क्या है, एक एल्युमिनियम है। तो देखिए ऑक्सीजन क्या है, हमारा अधातु है। क्या है, अधातु है। क्या है, हमारा अधातु है। और एल्युमिनियम क्या है, ये हमारा धातु है। तो देखिए ऑक्सीजन जो अधातु है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, और ये धातु एल्युमिनियम जो है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है। तो धातु में एल्युमिनियम पाया जाता है, अधातु में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए कि धातु में एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और अधातु में ऑक्सीजन पाया जाता है। कभी कभी पूछ देता है, लेकिन पूछता नहीं है, आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। ठीक है,
अब अगला पॉइंट क्या है, खनिज है। तो खनिज किसे कहते हैं, तो देखिए धातु का जो प्राप्ति कैसे होती है, तो देखिए पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के भूपटल पे जितनी भी चीज़ पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से हम जो भी चीज़ें निकालते हैं वो सब क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। पृथ्वी के अंदर से यानी कि भूमि के अंदर से जो भी चीज़ें हम निकालते हैं वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। भूमि के अंदर से जितनी भी चीज़ निकलती है वो सब क्या कहलाती है, खनिज निकलते हैं। ठीक है, तो खनिज हो गया। इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स इसे भी कहते हैं। देखिए हिंदी में लिख देता है कभी कभी मैट्रिक्स है, या इसे अधात्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधात्री। तो ये आप अगर खनिज ना देकर मैट्रिक्स दे दिया चाहे अधात्री दे दिया तो आपको लीजिए, क्योंकि देखिए अगले बार के पेपर में ये पूछा था पेपर। ठीक है, तो खनिज क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं, अधात्री क्या होते हैं, तो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले जितने भी तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब के खनिज कहलाते हैं। ठीक है, अगला मेरा क्या है, अयस्क है। अगला मेरा क्या है, अयस्क है। अयस्क किसे कहते हैं, तो देखिए खनिज निकाल लिए तो जिन खनिजों को हम सुगमतापूर्वक यानी कि कम खर्च पर क्या करते हैं, उसे शुद्ध कर देते हैं, यानी कि जिन खनिजों को हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं उन्हें कम खर्च पर और शुद्ध आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उन्हें शुद्ध रूप में, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। यानी कि कम खर्च में सुगमता से यानी कि सरलता से प्राप्त कर लेना है शुद्ध रूप में, वो क्या कहलाते हैं, तो अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक नोटेड पॉइंट हो जाता है। तो नोटेड पॉइंट क्या जाता है कि देखिए सभी अयस्क ना खनिज नहीं होते हैं, यानी कि सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते हैं, यानी कि सभी तत्व जितने भी पृथ्वी के अंदर से निकलने क्या वो आसानी से प्राप्त शुद्ध हो जाएंगे, नहीं। तो सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी खनिज होते हैं वो सभी अयस्क होते हैं, क्योंकि देखिए खनिज ही ना अयस्क है। जो खनिज आसानी से प्राप्त हो गया शुद्ध रूप में वो हमारा अयस्क हुआ, जो नहीं हुआ तो वो अयस्क थोड़ी ही ना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। नोटेड पॉइंट में कभी कभी देता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, नहीं होते लेकिन सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि जो हम धातु निकाल रहे हैं, जो तत्व निकाल रहे हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी कि उसका शुद्धि कैसे किया जाता है। देखिए पहला विधि है भर्जन विधि, दूसरा निस्तापन, तीसरा विद्युत अपघटन विधि। तो इस तरह से करके हम क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो भर्जन विधि द्वारा भी करते हैं, निस्तापन विधि द्वारा भी कर। भर्जन और निस्तापन में अंतर, या भर्जन किसे कहते हैं या निस्तापन किसे कहते हैं, तो आपको मिल सकता है। तो देखिए भर्जन किसे कहते हैं, तो बस आप एक पॉइंट अगर आप याद करेंगे तो आपका भर्जन भी हो जाएगा, निस्तापन भी हो जाएगा। देखिए भर्जन क्या होता है, ये जो भी ये का समीकरण होता है तो ये होता है वायु की उपस्थिति में। किसके होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। यानी कि भर्जन की जो क्रिया होती है ये किस में की उपस्थिति में होती है, तो वायु की उपस्थिति में होती है। और ठीक इसके विपरीत ये निस्तापन क्या होती है, वायु की अनुपस्थिति में होती है। किसकी, वायु की अनुपस्थिति में होती है, अनुपस्थिति में। बस अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका भर्जन और निस्तापन हो जाएगा। देखिए भर्जन क्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो कि वायु की उपस्थिति में, यानी कि जो धातु का हम कर रहे हैं उसके गलनांक से निम्न ताप पर गर्म करते हैं, यानी कि रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, यानी कि जो भर्जन होता है। ठीक है, तो भर्जन किसे कहते हैं, वायु की उपस्थिति में उस धातु के गलनांक से निम्न ताप पर गर्म करने पर जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। ठीक है, इसी के विपरीत निस्तापन, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में उस तत्व के गलनांक से उच्च ताप पर, देखिए इसमें निम्न ताप होता है, इसमें उच्च ताप होता है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए उच्च ताप, और यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर निम्न ताप हो जाएगा, निम्न ताप। निस्तापन में देखिए क्या हो जाएगा, उच्च ताप। देखिए भर्जन में क्या हो जाएगा, वायु की उपस्थिति में उस तत्व के गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर जो अभिक्रिया होती है वो भर्जन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में उस तत्व के गलनांक के बिंदु नीचे, यानी कि गलनांक बिंदु के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने पर जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाते हैं, निस्तापन कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन विधि क्या होता है, इसमें कैथोड और एनोड का 2 प्लेट लेते हैं और क्या कहते हैं, इससे इसका शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये विद्युत अपघटन विधि भी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, 100 फिगर सही होता है। अगर विद्युत अपघटन विधि देता है तो 4 नंबर में देता है, तो आपको आसानी से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन भर्जन निस्तापन आपको 2 नंबर में हमें पेपर में देखने को मिलता है और मिल भी सकता है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भर्जन और निस्तापन। तो आप इसे नोटेड पॉइंट में कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्टार बनाकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फिर इसमें धातु के में भी क्या जाता है, संक्षारण आ जाता है। क्या जाता है, संक्षारण। तो इसमें भी संक्षारण है। तो संक्षारण किसे कहते हैं, भी बताया ना
कि धातुओं का वायु के में उपस्थित नमी का धातुओं का खराब होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। यानी कि वायु में उपस्थित नमी के कारण धातुओं का खराब होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण में इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, यानी कि हर चीज़ खराब हो रहा है तो कैसे करते हैं, तो देखिए हम ग्रीस का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, ग्रीस का उपयोग करके। दूसरा क्या हो जाएगा, पेंट करके कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा, तेल लगा कर सकते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, टीन और क्रोमियम का क्या आता है, चादर आता है, प्लेट आता है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये संक्षारण क्या हो जाएगा, उपाय रोकथाम की विधि हो जाएगी। कौन कौन सी, तो ग्रीस लगाकर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पहला ग्रीस, दूसरा तेल लगाकर हो जाएगा, तीसरा टीन और क्रोमियम का प्लेट लगाकर हो जाएगा, चौथा पेंट कर हो जाएगा। तो ये संक्षारण को रोकने की क्या है, विधि है, ठीक है। और इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर में, ठीक है। और मिल सकता है तो देखिए मिश्र धातु होता है, तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, धातु और अधातु को यदि हम समांगी मिश्रण में मिला देते हैं, यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तो मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु का उपयोग क्यों करते हैं, तो मिश्र धातु को देखिए क्या ठोस करने के लिए, मिश्र धातु जो होती है ना वो ठोस होती है। तो मिश्र धातु में क्या कहता है, तो कांसा आ जाता है, कांसा, ठीक है। और क्या आ जाता है, तो जिंक आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, मिश्र धातु मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मिश्र धातु बहुत कुछ पूछता नहीं मिश्र धातु से, अगर पूछ देगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो मेरा पाठ है वो क्या है, अगला पाठ है कार्बन तथा उसके यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके केमिस्ट्री में ये 10 नंबर का होता है, और ये 10 नंबर दिलाने वाला पाठ होता है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है। तो हम इसको भी बताते हैं। देखिए क्या है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस पाठ को बहुत अच्छा से पढ़िए, क्योंकि ये 10 नंबर का आपका पाठ होता है, यानी कि 10 नंबर दिलाने वाला पाठ को ये तो कार्बन तथा उसके यौगिक है। देखिए कार्बन तथा उसके यौगिक में पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, देखिए कार्बन आप जानते हैं ना, तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो देखिए कार्बन में आप क्या याद कर लीजिएगा, हीरा याद कर लीजिएगा, ग्रेफाइट याद कर लीजिएगा, और फुलेरिन, ये 3 है ना। तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट तो हर साल ही देता है, हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन। आपको इसमें क्या है, इसका चित्र फिगर याद कर लीजिएगा, हीरा का किस प्रकार का संरचना होता है, हीरा के बारे में आप जानते हैं, इसकी खासियत क्या होती है, ठीक है। उसी तरह से सेम ग्रेफाइट के याद कर लीजिएगा, ग्रेफाइट क्या होता है और फुलेरिन क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ, देखिए हीरा क्या होता है, छोटे पॉइंट बता देता हूँ। हीरा क्या होता है, तो हीरा का जो संरचना होता है कैसे होता है, तो हीरा में सब में सिंगल बॉन्ड, जो कि मतलब इसके जो अणु होते हैं, हीरा के जो अणु होते हैं वह सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन इस सारे अणु क्या करते हैं, यानी कि 4 बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक वर्ग की तरह, यानी कि वर्गाकार की तरह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। और हीरा का जो गुण पूछेगा तो हीरा का क्या उपयोग कर सकते हैं, तो हीरा का उपयोग क्या होता है, हीरा बहुत कठोर होता है, तो इसकी कठोरता का क्या कहते हैं, इसे शीशा काटने और क्या कहते हैं कि सोना चांदी के आभूषण बनाने में हीरा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत कठोर होता है, ठीक है। और पूछता है कि कृत्रिम हीरा भी बनाया अब तो जा रहा है। देखिए हीरा पृथ्वी में पाया जाता था, लेकिन अब कृत्रिम हीरा भी बनाया जाता है। कृत्रिम हीरा कैसे बनाया जाता है, तो देखिए जो हमारा कोयला होता है, कोयले के खान में क्या कहते हैं, कोयले को उच्च ताप और उच्च दाब पर जब किया जाता है, तो मतलब रख कर दिया जाता है, तो वो क्या कहता है, धीरे धीरे क्या करता है, हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कोयले को ही क्या करते हैं कि उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या कर देते हैं, करने लगते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो हीरा में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। और जो हीरा कृत्रिम बनता है ना, वह सेम टू सेम प्राकृतिक हीरा की तरह ही पाया जाता है। तो ये हमारा क्या था, हीरा था। तो हीरा जान गए, इसका फिगर आप बना लीजिएगा, फिगर देख लीजिएगा, क्योंकि हीरा का पूछता ही है। और अगला क्या, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आप जानते हैं कि हल्का ब्लैक रंग का, देखिए ये चमकदार होता है, ये ब्लैक रंग का, तो ये भी चमकता है क्योंकि कार्बन है तो चमकेगा, ठीक है। ये ब्लैक रंग का होता है, ठीक है, चमकदार होता है। ये भंगुर होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, भंगुर होता है, टू डेथ। पेंसिल आप देखे हैं, पेंसिल का जो छिलते हैं तो हम उसका नोक जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ये विद्युत का सुचालक होता है। देखिए इसमें ना आप क्या करेंगे, लाइन को ना अगर एक तरफ तार जब टच कराएंगे तो ये क्या होगा, हमारा ग्रेफाइट होगा। तो ग्रेफाइट में क्या जान गए कि क्या होता है। तो अगर इसका बनाना होगा तो आप इसका भी फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। तो हीरा और ग्रेफाइट का फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार देखिए फुलेरिन पूछा था, अगली बार के पेपर में जो अगले साल पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का, तो उसमें फुलेरिन पूछा था। तो इस बार हीरा और ग्रेफाइट में से पूछेगा। तो आप अगर तीनों पढ़ लेते तो बहुत बेटर है, लेकिन इस बार हीरा और ग्रेफाइट पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, अगला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, हाइड्रोकार्बन भी
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाने से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोजन प्लस कार्बन को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाने से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक। पहला एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक, ठीक है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जो खुली श्रृंखला होती है, देखिए ये दो प्रकार के श्रृंखला ही बनाता है। तो पहला खुली और दूसरा बंद। तो जो खुली श्रृंखला बनाता है उसे एलिफैटिक कहते हैं, जो बंद श्रृंखला बनाता है उसे एरोमेटिक कहते हैं। तो ठीक है, तो एलिफैटिक जो होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का हो गया, एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। तो देखिए एलिफैटिक ये खुली श्रृंखला होती है। कैसी होती है? खुली श्रृंखला होती है, श्रृंखला। आई कैसी होती है? बंद श्रृंखला होती है, बंद श्रृंखला। देखिए आपको एक पॉइंट है याद कर लीजिएगा, एलिफैटिक खुली श्रृंखला होती है, एरोमेटिक बंद श्रृंखला होती है, ठीक है। तो देखिए एलिफैटिक दो प्रकार की होती है, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त किसे कहते हैं? यानी कि ऐसी देखिए वे एलिफैटिक देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जो जुड़े होते हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और दूसरा क्या है? असंतृप्त, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि डबल तथा ट्रिपल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो असंतृप्त है। सिंगल, संतृप्त, डबल, ट्रिपल, असंतृप्त। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं संतृप्त किसे कहते हैं? तो ये सिंगल बॉन्ड द्वारा, किस बॉन्ड द्वारा? सिंगल। असंतृप्त ये डबल बॉन्ड द्वारा या तो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। बहुत सिंपल है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या जोड़ते हैं? देखिए एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे कि कहते हैं ना कि उसको एथेन कहते हैं, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और आपका पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सेप्टेन, ठीक है, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो ये सब क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये सब क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। उसी तरह से असंतृप्त में ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जैसे इसमें क्या जगह है? एथीन, मिथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनिन, डेकिन, ये किसमें जगह? असंतृप्त के। लेकिन असंतृप्त कौन सा? द्विआबंध हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। कौन सा? द्विआबंध हाइड्रोकार्बन। और तृतीय होगा तो यानी कि असंतृप्त में ही आता है, जब तीन हाइड्रोकार्बन द्वारा जुड़े होते हैं तो क्या होता है? तो इसे क्या कहते हैं? त्रिहाइड्रोकार्बन द्वारा, तो इसे त्रिआबंध हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें क्या होता है? एथाइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। तो इस तरह से जो होता है, ठीक है। तो ये कार्बन परमाणु के ऊपर देखिए, अगर कार्बन एक है तो क्या होगा? मेथ होता है। कार्बन दो है तो एथ होता है। कार्बन तीन है तो प्रोप होता है। कार्बन चार है तो ब्यूट होता है। कार्बन पाँच है तो पेंट होता है। कार्बन छः है तो हेक्स होता है। कार्बन सात है तो हेप्ट होता है। कार्बन आठ है तो ऑक्ट होता है। कार्बन नौ है तो नून होता है। कार्बन 10 है तो डेक होता है। बस आपको इसमें क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है, इन जोड़ना है और आइन जोड़ना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फार्मूला के ऊपर होता है, आप याद कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा इनमें अंतर पूछता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसका देखिए मेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 4 नंबर आपको दिलाएगा। तो 4 नंबर क्या आपको दिलाएगा? तो देखिए ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेम। IUPAC नेम ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम आपको याद कर लीजिए। इसमें हम सब नहीं बता सकते हैं, आप क्या करिएगा? IUPAC नेम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से, जितना कि कहा जाए, अगर आपके पास समय है तो आप IUPAC नेम को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 4 नंबर आपको दिलाएगा। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 10 नंबर का ये पार्ट होता है। तो आपको तो ये देखिए बता ही दिए कि इसमें से हीरा आएगा, ग्रेफाइट आएगा, फ्लोरीन में से याद कर लीजिएगा, और हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन याद कर लीजिएगा। और बाकी आपको टाइम मिले तो IUPAC नेम याद कर लीजिएगा। आपका ये चैप्टर पूरी तरह से देखिए, इसमें साबुन के अपमार्जक भी आता है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। साबुन के अपमार्जक, साबुन के अपमार्जक देखिए 2-3 बार मैं बता देता हूँ। साबुन के अपमार्जक आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये भी दे देता है। तो आपको अगर दे देगा तो आप इसको भी पकड़ लीजिएगा। तो इसमें क्या है, ठीक है। तो अगला पाठ हम देखते हैं। अगला पाठ मेरा क्या है? जहाँ से जमाने। अगला जो हमारा पाठ है वो क्या? तत्वों का वर्गीकरण। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पेपर में यहाँ से 6 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, देखिए बता रहे हैं कि यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कौन सा पेपर में इस बार आएगा, तो अभी बताते हैं। देखिए
तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, डोबेराइनर का त्रिक नियम है, वो डोबेराइनर का त्रिक नियम, जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 नंबर में हमेशा पूछता है, 2 नंबर में हमेशा पूछता है कि डोबेराइनर का त्रिक नियम लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, डोबेराइनर एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो रसायनज्ञ थे, तो उन्होंने बताया था कि देखिए इनका नियम देखिए, डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव का आवर्त सारणी, जो कि पहली थी, यानी कि इन्होंने जो पहला बनाया था। तो ये सभी लोग तत्व जितने भी खोजे गए थे उनके परमाणु भार के आधार पर ही इन्होंने नियम दिया था। यानी कि डोबेराइनर का त्रिक नियम किसके आधार पर है, तो परमाणु भार के आधार पर। न्यूलैंड का अष्टक नियम परमाणु भार के आधार पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर। यानी कि सभी लोग किस पर दिए थे, परमाणु भार के आधार पर ही दिए थे। तो देखिए डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था, तो इन्होंने क्या किया था कि कहा कि यदि हम एक ही वर्ग के अगर 3 तत्वों को लेते हैं, तो जो पहला तत्व और तीसरा तत्व होता है, तो इन दोनों का जो परमाणु भार को अगर जोड़कर अगर उसका 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो आता है मान ना, तो किसके बराबर होता है, जो दूसरा तत्व होता है उसके बराबर आ जाता है। दूसरा तत्व के क्या आ जाता है, बराबर रहता है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे लिथियम हो गया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम कितना होता है, 7 होता है, पोटेशियम का 23 और सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 होता है। तो देखिए 39 और 7 को जोड़ते तो कितना आता है, 46 होता है, और 46 में जब 2 का भागा देते तो कितना आता है, 23 आता है। तो देखिए इनका डोबेराइनर का त्रिक नियम कहता है कि जब किसी तत्व के पहला एक ही वर्ग के जब 3 तत्वों को यानी कि पहला और तीसरा को ऐड करते हैं और उसको 2 से जब डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा आता है मान, तो वो क्या होता है, उसके बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, एकदम करेक्टली नहीं हो सकता, लगभग बराबर होता है। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। लेकिन ये हर तत्व पर काम नहीं कर सकता का, इसलिए ये जो नियम था क्या गया, असफल हो गया। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम आपको समझ में आ गया कि एक ही वर्ग के जब 3 तत्वों को एक साथ लेते हैं, तो पहला और तीसरा को ऐड कर देते हैं, तो अगर उससे ऐड करके उसके परमाणु भार को 2 से भाग देते हैं, तो जो भी मान आता है वह लगभग क्या आता है, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ये डोबेराइनर का त्रिक नियम था, ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, देखिए ये सब ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब इंपॉर्टेंट है, सब पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्या, न्यूलैंड का अष्टक नियम है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि यदि हम परमाणु भारों को क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में यदि हम किसी तत्वों को क्या करते हैं, अगर बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो हर 7 के बाद 8वां तत्व यानी कि पहले तत्व की तरह ही भांति व्यवहार करता है, यानी कि उसका गुण जो होता है पहले तत्व की भांति होता है। यानी कि अगर हम किस जैसे सारे गामा पाधा निश होता है ना, यानी कि ये संगीत के सुर हैं जो कि 7 होते हैं, तो हर 7 के बाद फिर 8वां नंबर पर क्या आता है, सा ही आ जाता है। तो यानी कि इसमें भी है, जैसे कि संडे मंडे हम लोग पढ़ते, देखिए इजी कैसे कहते हैं, हर संडे के 7 दिन के बाद फिर संडे आता है ना, तो वही कह रहे थे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं कि हर अगर परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर यदि तत्वों को एक साथ लगाया जाए, तो हर 7वां के बाद 8वां जो तत्व होगा वह पहले तत्व की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो ये क्या होगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम होगा। ये भी इंपॉर्टेंट होता है 2 नंबर में। देखिए डोबेराइनर त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम 2 नंबर पूछता है, तो आपको दोनों आना चाहिए, बहुत ईजी है, तो आपको बता ही दिया। अगला देखिए ये हमारा वेरी 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 वेरी, जितना वेरी कर सकते हैं उतना वेरी है, इंपॉर्टेंट मेंडलीव की आवर्त सारणी। एक मूल है, एक आधुनिक भी है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी देखिए, मेंडलीव जो थे इनकी पहली सारणी जो कि थी, इन्होंने पहला जो बनाया था तो परमाणु भार के आधार पर बनाया था, ठीक है। इनकी सारणी हम लोग आज भी पढ़ते हैं, लेकिन आज की सारणी जो है मोसले का है, लेकिन मोसले ने किसका किया है, तो मेंडलीव का ही किया है, ठीक है, संशोधन बस किया है। तो देखिए जो मेंडलीव की पहली सारणी थी उसे मूल आवर्त सारणी भी कहा जाता है। मेंडलीव की जो पहली सारणी थी आवर्त सारणी, उसे क्या कहते हैं, मूल आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो इसको कब दिए थे, तो 1869 में मेंडलीव ने 1869 में दिया था, ठीक है। तो ये आवर्त सारणी थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी आप पढ़ लीजिएगा। आधुनिक देखिए क्या कहते हैं कि मोसले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या संशोधन कर दिया, यानी कि क्या गलती है क्या सही है। देखिए ये परमाणु भार के आधार पर लगाए थे, ठीक है, परमाणु भार के आधार पर लगाए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं गलत कुछ हो रहा है, तो इन्हीं की सब कुछ नियम लेकर के इन्होंने कह दिया कि परमाणु क्रमांक के आधार पर अब हम क्या करेंगे, जो आवर्त सारणी बनी है उसमें हम उन तत्वों को स्थापित करेंगे, लेकिन परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो हम लोग मोसले का पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आवर्त सारणी पढ़ते हैं। तो आधुनिक और मूल ये आप पढ़ लीजिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी और मूल और आधुनिक दोनों पढ़ लीजिएगा। और इसमें से कभी दोष भी दे देता है कभी कभी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या दोष रह गया, तो ये भी आप किसी भी तरह इसको पढ़ लीजिएगा। पेपर में आपको 100% है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का टोटली पेपर बता दिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दिए, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये भी बता दिए, ठीक है। तो ये टोटल खत्म हो गया। अब बायो का देखते हैं, बायो में कौन कौन सा पार्ट है। तो बायो का बहुत असर है, क्या है, बायो है
देखिए फिजिक्स में बता दिए, केमिस्ट्री बता दिए, अब बायो से बता देते हैं बायो से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। और 100% बायो तो एकदम फिक्स होता है कि यही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कुछ दे नहीं सकता, ठीक है। तो अभी बता देते हैं एनिमल। देखिए क्योंकि बायो हमारा 2 पार्ट में, एनिमल और प्लांट में, तो पहले एनिमल बता देते हैं फिर प्लांट बता देंगे, ठीक है। तो एनिमल में देखिए क्या क्या आता है। देखिए एनिमल में बस पॉइंट हम बताएंगे, अगर समझा रहे हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बस नॉर्मली समझा देते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या मेरा पोषण है, तो पोषण देखिए 4-5 पॉइंट आता है। पहले क्या आता है स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी कितने कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी जो दूसरे जीव पर आधारित होते हैं उसे परपोषी कहते हैं। फिर इसमें से क्या पूछता है, दांत पूछता है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं हर चीज़ में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, तो इतना टाइम भी नहीं है। तो स्वपोषी परपोषी और क्या हो गया, दांत। दांत हमेशा पूछता है, ठीक है। मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो 32 वयस्क मनुष्य के, ठीक है। अब दूध के दांत पूछेगा तो 20 होते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। ये 1 नंबर पूछता है कि दूध के दांत कितने हैं, तो 20 हो, और वयस्क मनुष्य के 32 हो। दांत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो कृंतक, रदनक, चर्वणक, अग्रचर्वणक। कृंतक, रदनक, चर्वणक, अग्रचर्वणक, ठीक है। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, फिर चर्वणक कह भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दांत कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के दांत हो गए, ठीक है। फिर इसमें पूछता है लार ग्रंथि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लार ग्रंथि हो जाती है। पूछता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो ये हमेशा लार ग्रंथि जोड़ी में पाई जाती है, यानी कि जोड़ा में, ठीक है। तो ये 3 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो एक कान के पास पाई जाती है, एक जबड़े के नीचे होती है, जीभ के कहते हैं, ठीक है। और एक होती है कहते हैं कि हमारा तलवा जो होता है, देखिए कल पल्लों के पास एक हमारा जीभ के नीचे होता है जो कि जबड़े के पास होता है, ठीक है, एक तालू के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रकार की लार, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, ये हमारे मुख में पाई जाती है। और देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए यकृत हो जाता है। हमारे शरीर का यकृत ही एक ऐसा है कि अंग है कि अगर इसे हम काट देंगे तो ये फिर अपने आप रिकवर हो जाता है, ठीक है। यकृत को अगर लीवर को हम काट कर किसी को डोनेट भी कर देते हैं तो यकृत जो होता है वो अपने आप क्या होता है, फिर से अपने शेप में आ जाता है। तो यकृत के बारे में आप जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यकृत के बारे में पढ़ लीजिएगा, सचित्र वर्णन के लिए देता है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, आहार नाल आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आहार नाल में मुख गुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। देखिए इसमें आमाशय में एक पाया जाता है कि जो रेनिन पाया जाता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही बनाता है। आमाशय के देखिए आमाशय 3 प्रकार के होते हैं। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो होता है आपका कार्डियक होता है, फंडिक होता है, पाइलोरिक होता है। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक होता है। तो पाइलोरिक जो होता है हमारा क्या होता है, उसमें 2 प्रकार का होता है, 2 निकलता है, एक होता है पेप्सिन निकलता है, एक रेनिन होता है। तो रेनिन जो होता है वो क्या करता है, दूध को दही में बनाता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे दूध पीते हैं लेकिन जब वो उल्टी करते हैं तो दही निकलता है मुँह में। तो मुँह से जब दही निकलता है तो पेट में दूध पीता है तो दूध किस में बदल जाता है, दही में। तो ये कौन बनाता है, तो रेनिन बनाता है। तो ये देखिए आहार नाल आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए 6 नंबर का पूछता है आहार नाल। 6 नंबर का पूछता है आहार नाल, आपको बहुत अच्छी तरह से आहार नाल आना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर में देखिए ये सब तो 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में। दांत 2 नंबर पूछेगा, लार ग्रंथि 2 नंबर पूछेगा, लेकिन यकृत और आहार नाल पूछेगा तो 6 नंबर पूछेगा, ठीक है। 6 नंबर, 5 नंबर ऐसे पूछता है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान आसान होता है, मुख गुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा श्वसन में 2 ही क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन किसे कहते हैं, और फेफड़ा का सचित्र वर्णन कहेगा पेपर में कि फेफड़ा का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। देखिए आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन किससे कहते हैं, तो देखिए आक्सीय, जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं तो आक्सीय श्वसन कहलाता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं तो अनाक्सीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखिए मेरा क्या परिसंचरण है, क्या है अगला पाठ, क्या परिसंचरण है। तो परिसंचरण का मतलब होता है ब्लड हमारा फ्लो होना, ठीक है। तो परिसंचरण में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हृदय हो जाता है। क्या हो जाता है, हृदय, हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हार्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए हार्ट अभी हम बता देते हैं क्या होता है। हार्ट नॉर्मली बता, देखिए हार्ट के 4 चैम्बर हैं। पहला क्या हो गया, हमारा होगा बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, ठीक है। दायां निलय, बायां निलय। तो बहुत सिंपल होता है, 4 चैम्बर होता है। आलिंद और निलय में बांटा गया है। ऊपर होता है, देखिए यहाँ पर हमको आपको समझा देते हैं, इसको मिटा के यहाँ पर हम समझा देते हैं। ये देखिए जैसे हमारा ये हट हो गया, मान लेते हैं हट को 4 चैम्बर बना दिए, ठीक है। तो ऊपर वाले क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, आलिंद। और नीचे वाले क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। बहुत देखिए ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल है, आ जाएगा। तो ऊपर वाले को, तो देखिए ये पहला चैम्बर, देखिए इधर वाले को दायां कहते हैं और इधर वाले को बायां कहते हैं।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, दायां अलिंद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बायां अलिंद। ये दायां निलय, ये बायां निलय, बहुत सिंपल, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो हमारा बायां निलय होता है ये हमारा हृदय का ऐसा पार्ट होता है जो कि हमारे ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, यानी कि ये काम करता है। और कौन सा पार्ट, तो बायां निलय काम करता है। हमारा हार्ट का कौन सा भाग है, कौन सा चेंबर है जो कि काम करता है, यानी कि ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ब्लड को ये कुछ नहीं करता, बस ब्लड को पंप करता है। तो देखिए तो इसलिए ब्लड को पंप करता है, तो इसकी दीवारें जो होती है ना वो बहुत मोटी होती हैं, ठीक है, ये बहुत मोटी होती हैं। तो देखिए हमारा कैसे काम करता है हार्ट, देखिए तो देखिए हमारा दो प्रकार के हमारे बॉडी में पाया जाता है। देखिए क्या पाया जाता है, एक धमनी पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है, सीरा पाया जाता है। तो सीरा देखिए क्या होता है, जो हमारा शरीर के बाहर दिखाई देते हैं ना नसें जो होते हैं, देखिए ये सब दोनों नसें हैं, सीरा भी और धमनी भी नसें ही है। तो जो हमारा शरीर का ऊपरी जो सीरा दिखाई देता है, जो कि नस दिखाई देता है, जो कि हरा और नीला रंग का होता है, तो हमारा क्या होता है, सीरा होता है। इसमें ब्लड जो बहता है, फ्लो होता है, वो अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन जो धमनी होता है ये हमारे हड्डी के साथ जुड़ी होती है। आप लोग मूवी देखते हैं ना, तो उसमें ब्लड जब दिखाता है ना, तो उसमें देखते हैं कि जैसे हीरो को विलेन मार देता है तब उसके सर पर, तो उसके चोट जो होता है उसकी नसों को धरते हुए, यानी कि ब्लड सर पूरे बॉडी के, यानी कि ब्रेन के अंदर तक चली जाती है, यानी डीप तक। तो जो रेड कलर की नसें दिखाई देती है ना, तो वो नसें क्या होती है, धमनी होती हैं। और जो हम लोग का तो नस दिखाई देता है, तो ऊपर ये सीरा, ये हल्का हरे और नीले रंग का होता है, तो ये सीरा हो गया, और ये हो गया धमनी। तो देखिए सीरा क्या करता है, ये पूरे शरीर से ब्लड को कहाँ ले जाता है, हृदय में ले जाता है। ये पूरे सीरा जो होता है पूरे शरीर से ये ब्लड को कलेक्ट करता है और किसको ले जाकर देता है, हृदय को देता है। और ये धमनी क्या करता है, ये हृदय से ब्लड को लेकर क्या करता है, पूरे शरीर को पहुंचाता है। तो सीधा शरीर से ब्लड लेकर हृदय तक ले गया, धमनी हृदय से ब्लड शरीर में पहुंचा। तो देखिए ये सीरा जो होता है ये अशुद्ध ब्लड को क्या करता है, हृदय तक ले जाता है। ये अशुद्ध ब्लड लेता है और ये शुद्ध ब्लड लेता है, यानी कि ये शुद्ध ब्लड, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है वो शुद्ध ब्लड करता है, और मतलब वो ब्लड नहीं करता, फेफड़ा करता है, मैं भी बता दूंगा कैसे होता है। तो धमनी क्या करता है, शुद्ध ब्लड बहता है, यानी कि धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है और सीरा में अशुद्ध ब्लड बहता है। तो आप सीरा जान गए, धमनी जान गए। तो देखिए सीरा क्या करता है, पूरे बॉडी से क्या करता है, ब्लड कहाँ लाता है, तो दायां आलिंद में लाता है। कहाँ लाता है, दायां आलिंद में। सबसे पहले कहाँ लाता है, तो दायां आलिंद में। फिर दायां आलिंद से कहाँ आता है, दायां निलय में आता है। कहाँ आता है, दायां निलय में। दायां आलिंद, फिर दायां आलिंद से दायां निलय। अब दायां निलय से कहा जाता है, हमारे बगल में क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा होता है। तो फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा के पास ये ब्लड आता है, और फेफड़ा क्या करता है, 4%, जब हम सांस लेते हैं तो 4% ऑक्सीजन को क्या करता है, कटौती करता है, यानी कि 4% ऑक्सीजन रख लेता है। अगर हम ब्लड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं, तो ब्लड हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो फेफड़ा क्या करता है, 4% ऑक्सीजन ब्लड में मिला देता है, और ब्लड मेरा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ से फेफड़ा से ब्लड कहाँ जाता है, बायां आलिंद में जाता है। कहाँ जाता है, बायां आलिंद। देखिए कैसे ब्लड का, हृदय का प्रोसेस बता रहे हैं, क्रिया विधि कैसे होगा, आप इसी तरह से लिखिएगा कि सीधा जो होती है वो ब्लड को दायां आलिंद में लेकर आती है, दायां आलिंद से जाता है दायां निलय में, और दायां निलय से कहाँ जाता है, फेफड़ा में। फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिलाता है जिससे ब्लड शुद्ध हो जाता है। फिर शुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, बायां आलिंद में जाता है। कहाँ जाता है, बायां आलिंद में। अब पूछता है कि सबसे पहली बार शुद्ध ब्लड किस हृदय के किस भाग में जाता है, तो बायां आलिंद में। बायां आलिंद किसको देता है, बायां निलय को, और बायां निलय हमेशा पंप करता रहता है। हम जानते हैं कि हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। कितने बार, 72 बार। नॉर्मली अगर बच्चा जो होता है तो उसका 100 से 120 बार धड़कता है, और हम लोग का वयस्क मनुष्य का तो 72 बार। तो ये हमारा क्या था, हृदय का क्या था, क्रिया विधि था। और आप फिगर बनाकर उसकी क्रिया विधि को लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। और ये हमारा जो बायां निलय है यही हमारा क्या करता है, काम करता है। हृदय का ये पार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ये ब्लड को शुद्ध कुछ नहीं करता है, बस पंप करता है, ठीक है, यानी कि उसमें ब्लड आता है प्रेशर के साथ वो पंप कर देता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हृदय हो गया, आपका धमनी बता दिया, और क्या बता दिया, सीरा बता दिए। इसमें रुधिर आपको आता है। रुधिर कितने प्रकार का होता है, हमारे बॉडी में रुधिर 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आपको आरबीसी पढ़ जानते हैं कि लाल जो हमारा ब्लड होता है वो आरबीसी कहलाता है। रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, लाल रुधिर कणिका है। तो इसकी संख्या लगभग 5 लाख होती है हमारे बॉडी में, ठीक है। 5 मिलियन उसको कहते हैं, 50 लाख कहते हैं। तो 50 लाख हमारे क्या होती हैं, ये रेड ब्लड कार्पल्स की संख्या होती है। इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। ये 120 दिन के बाद मर जाता है, तो कहाँ जाता है, तो प्लीहा में जाता है। प्लीहा कहाँ होता है, तो किडनी के पास होता है। ये ब्लड को क्या करता है, जो मरी हुई कोशिकाएं होती है आरबीसी, तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा रुधिर हो गया। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। व्हाइट ब्लड होता है, यानी सफ़ेद होता है, श्वेत होता है। कभी हम लोग रास्ते में जाते हैं और छील जाता है दीवार से, तो पानी टाइप का निकलता है जो ब्लड, वो हमारा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी
WBC होते हैं। जब WBC हमारा कम होता है तो क्या होता है, हमें तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इनकी संख्या कितनी होती है तो 10,000 तक लगभग होती है, और इसका जीवन काल 1 सप्ताह तक होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमें दही खाने से हमारे WBC क्या होता है, बढ़ता रहता है, WBC की संख्या बढ़ती रहती है दही खाने से। और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स से। प्लेटलेट्स से हमारी की संख्या कितनी होती है तो 2 लाख से 4.5 लाख 5 लाख तक होती है। और क्या होता है, इसकी जब कमी होती है तो हमें भी हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो प्लेटलेट्स को बनाए रखने के लिए पपीता, कीवी फल आता है, बकरी का दूध होता है, तो ये सब क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा रुधिर हो गया। अब देखिए क्या अंतर पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछेगा, आपका क्वेश्चन पूछेगा धमनी और शिरा में अंतर। क्या पूछेगा, धमनी और शिरा में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर पूछेगा। और अगला एक दूसरा अंतर पूछेगा रुधिर तथा लसिका में अंतर, और आक्सी अनाक्सी में भी अंतर पूछता है। तो आप याद कर लीजिएगा, धमनी शिरा में अंतर, रुधिर लसिका में अंतर और आक्सी अनाक्सी में अंतर। तो आपको 2 अंतर जरूर बायो में देखने को मिलता है, तो आप दोनों लिख लीजिएगा। पहला रुधिर लसिका, धमनी शिरा, आक्सी अनाक्सी, तो आप याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला मेरा है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र है, तो उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालना का होता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो इसके देखिए इसमें क्या पूछता है, उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग पूछेगा तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या क्या होता है, स्किन होता है, हमारा क्या होता है, स्किन होता है, तो इसे त्वचा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और तो जो नहीं है तो अगला जो मेरा पाठ है क्या है, उत्सर्जन है। उत्सर्जन तंत्र है, तो उत्सर्जन तंत्र में हमको क्या याद होना चाहिए, उत्सर्जी अंग याद कर लीजिएगा। और उसका मेन इंपॉर्टेंट है किडनी है, वृक्क है। तो 6 नंबर में किडनी पूछता है, तो आप किडनी पढ़ लीजिएगा। देखिए 6 नंबर का किडनी पूछता है, 5 नंबर है, 6 नंबर में हार्ट पूछता है, और 5 या 6 नंबर में क्या पूछता है, फेफड़ा पूछता है, लंग्स पूछता है। तो आप ये 5-6 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपका शरीर में है तो इसके बारे में जानना ही चाहिए। तो आप जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो किडनी के बारे में पूछता है और उत्सर्जी अंग के बारे में पूछता है। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, बताए ना, शरीर के, देखिए उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो शरीर के अंदर भी गंदगी होती है, तो शरीर के अंदर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। तो जो हमारा किडनी होता है, हम वो खाना वाना खाते हैं, तो जब खाना खाते हैं तो खेतों में हम यूरिया का उपयोग करते हैं। तो वो यूरिया हमारे क्या होता है, खाद्य पदार्थों के साथ रहता है। जब हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो ये क्या करता है, वृक्क जो होता है, किडनी होता है, उस यूरिया को अलग कर लेता है, ठीक है। तो यूरिया को क्या करता है, अलग करता है शरीर से, तो यूरिया को अलग कर लेता है। अगर यूरिया हमारे शरीर में रहता है तो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ये वृक्क आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं जीव जनन। जीव जनन में आपको 2 पॉइंट अगर याद कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। जीव जनन में क्या है, आप नर जनन तंत्र पढ़ लीजिएगा और मादा जनन तंत्र पढ़ लीजिएगा। ये 5 नंबर का पूछता है। एक का आपको सचित्र वर्णन करना होता है, तो नर जनन तंत्र का या मादा जनन तंत्र का आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगला अनुवांशिकता है। अनुवांशिकता में आप देखिए, अनुवांशिकता में डीएनए, आरएनए और लिंग निर्धारण पढ़ लीजिएगा। ये लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिंग निर्धारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे कैसे होता है, तो देखिए हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। 22 जोड़ी को क्या कहते हैं, तो अगला जो मेरा पाठ है वो क्या है, अनुवांशिकता है। अगला जो मेरा पाठ क्या है वो है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, डीएनए है, आरएनए है और लिंग निर्धारण है। लिंग निर्धारण जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए लिंग निर्धारण 23 जोड़ी जो हमारे क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं ना, वही लिंग निर्धारण करते हैं। कि कैसे करते हैं, देखिए हमारे शरीर में 23 जोड़ी पाए जाते हैं क्रोमोसोम, तो 22 जोड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, आटोसम होते हैं, और जो 1 जोड़ी होता है वो आलोसम होता है। 22 जोड़ी आटोसम, 1 जोड़ी आलोसम। तो जो आलोसम होता है ना, वही लिंग का निर्धारण
निर्धारित करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये आलोसम निर्धारित करता है। ठीक है, तो ऑटोसम 22 जोड़ी होते हैं, सबके शरीर में 2 हाथ 2 कान 2 नाक, 1 नाक होता है, 2 आँख है, 2 पैर, सब कुछ होता है ना, तो वो कौन करता है? ऑटोसम करता है। लेकिन आलोसम जो होता है वो क्या करता है? लिंग निर्धारित काम करता है कि इस लड़का होगा कि लड़की होगी, तो वो आलोसम होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मेल में XY पाया जाता है, फीमेल में XX पाया जाता है। तो अगर XX क्या किया कि रिएक्शन किया तो लड़की, XY किया तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये लिंग निर्धारण का काम है। आप इसमें DNA और RNA पढ़ लीजिएगा। DNA की संरचना, RNA की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज इसमें एक और पूछता है कि अनुवंशिकता के जनक कौन? 1 नंबर में पूछेगा, आपको सीधे देखिएगा क्वेश्चन में पूछेगा कि अनुवंशिकता का जनक कौन है, तो कौन है अनुवंशिकता का जनक? तो अनुवंशिकता का जनन पूछेगा तो कौन है? तो मेंडल है। कौन है? मेंडल है। कौन है? मेंडल है। अनुवंशिकता का जनन मेंडल है। इन्होंने किस चीज पर प्रयोग किया था? तो मटर पर किया था। तो बहुत सिंपल है, आप 1 नंबर पर पूछेगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए पूछता है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद। बायो के लास्ट क्वेश्चन होता है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद दोनों में से एक आपको लिखने को मिलेगा। दोनों देगा लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद, तो अपने विचार को लिखिए। ठीक है, या उनके क्या राय थे, तो ये आपको लिखना है जीव पर। तो लैमार्कवाद और डार्विनवाद ये आपको 4 नंबर या 5 नंबर में देखने को मिलेगा। आप जरूर इसको कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा? बायो का हमारा देखिए एक ही में बता दिया टोटली बायो। देखिए क्योंकि हर चीज़ नहीं बता सकता, इसमें फिगर आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा नंबर आप पाएंगे। तो अगर आप मेरा फिजिक्स का और ये केमिस्ट्री बायो का वीडियो देख लेते हैं तो आपको इसमें से ही क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्या करिएगा? वीडियो को अपने दोस्तों जो होते हैं आप वीडियो देखिए, आपके दोस्त जो हैं 10th में पढ़ रहे हैं उनको भी वीडियो को शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि उनके जो दोस्त हैं वो शेयर करें, ताकि इस वीडियो का सभी को लाभ उठा सकें। तो आज के लिए धन्यवाद। अगला पेपर इंग्लिश है, तो जल्द ही मैं इंग्लिश का भी अपलोड कर दूंगा कि इंग्लिश में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।